जी नमस्कार मित्रों। तो यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आ चुका है और रिजल्ट के बाद ये है सहानुभूति वीडियो। इसमें चिकनी चुपड़ी बातें हालांकि नहीं होंगी, कड़वी बातें भी होंगी, तो कमज़ोर दिल वाले कृपया ना देखें, बाकी सब लोग देखें। ये बात है। देखिए, ये दो वीडियो गेम है, एल्डन रिंग एंड डार्क सोल्स। ये मैंने खेली नहीं, लेकिन जो लोग खेलते हैं वो बताते हैं कि बहुत ही टफ होती है। और पहली बार जो खेले तो 10-15 मिनट में ये आदमी मर जाए और बार बार मर जाए, ऐसे उसमें बहुत ही खतरनाक टाइप के सब दुश्मन होते हैं। उसे हम कहते हैं रेज क्विट, मतलब जॉयस्टिक आदमी फेंक दे कि अब मुझे नहीं खेलना है। जो पहले अटेम्प्ट में आप फेल हो गए, तो यूपीएससी भी ऐसा एल्डन रिंग और डार्क सोल ही है, तो रेज क्विट नहीं करना है। जब भी आप आए तो मान के चलना है, अभी 2-3 अटेम्प्ट की तपस्या और मांग सकते। जो लोग फर्स्ट टाइम में फेल हुए उनके प्रति मेरी हमेशा सहानुभूति रहती है। इसका कारण ये, आमतौर पे लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल होते हैं, उसका कारण दो है। आप घर से जितना सोच के जाते हैं पेपर, हमेशा उससे थोड़ा ज़्यादा टफ और अनएक्सपेक्टेड होता है। दूसरा कारण, आपने घर से सोच के गए कि मैं बहुत अच्छी तैयारी करके गया हूँ, मैंने अपना 100% दिया है, लेकिन जब ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन होता है, आपको लगे कि मैं 20,000 में था, लेकिन यहाँ पर सिलेक्ट करने थे उनको 10,000 या जो भी 14,000। तो लेवल ऑफ कंपटीशन आपने सोचा होता है हमेशा उससे थोड़ा ज़्यादा निकल। इस कारण से जो फर्स्ट अटेम्प्ट में फेल होते तो हमेशा मेरी उनके प्रति सहानुभूति होती। लेकिन साथ ही साथ आप कुछ कड़वी हकीकतें उसको भी स्वीकार करें। देखिए, आप नहीं क्लियर कर पाए और आपका ही कोई मित्र वो क्लियर हो गया, तो उससे घृणा नहीं करनी, प्रेरणा लेनी है कि उसने जीएस और सीसेट में अच्छी तैयारी की थी, वो सिलेक्ट हुआ, उसमें से मैं क्या पॉजिटिव ग्रहण कर सकता हूँ। तो ये जो जेलसी, ऑफ कोर्स हमेशा दुख हो कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बाकी लोगों का हुआ है, बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि दूसरों से आप ये, खासकर मैं बात करूं प्रतीक सर की, जैसे गुजरात से कोई सिलेक्ट नहीं हुआ तो नहीं, ये जो दूसरे स्टेट के हैं ये सब लोग ले जा रहे हैं। दूसरे स्टेट के उन बच्चों को पूछोगे, नहीं ये तो आईआईटी और इंग्लिश मीडियम वाले ले जा रहे हैं। तो कौन किसकी सीट छीन रहा है? अल्टीमेटली कोई तो भाई सिलेक्ट हो रहा है। सीट तो खाली नहीं गई, उनको अगर 1000 के सामने मान लो 14,000 को मेंस लिखवाना है, तो उतने लोग तो सिलेक्ट हुए हैं। तो अगर आप ये कड़वाहट अपने अंदर रखेंगे तो कभी भी आप अपने को इम्प्रूव नहीं कर सकते। प्रतीक सर, आप इसमें कुछ जोड़ना चाहें? जी सर, डेफ़िनेटली। मतलब वो होता है कि हम हमेशा से पास्ट को बैगेज के रूप में कभी भी नहीं देखना। तो आपने जो कही ये कड़वाहट ही एक प्रकार की जो पास्ट के रूप में, मतलब नॉर्मली हिस्ट्री में ऐसे बहुत एग्ज़ाम्पल्स मिल जाते हैं कि व्यक्ति को लेसन लर्न्ड मतलब सीखना चाहिए कि भई मेरी कहाँ गलती रहेगी। इंट्रोस्पेक्शन जिसे कहते हैं हम लोग, अपने गिरबान में खुद झाँक के देखिए। रेदर देन कि नहीं ये मेरा टाइम वेस्ट करके गया था या फलाना व्यक्ति का सिलेक्शन कैसे हो गया। तो ये फिर इससे फिर होता क्या है सर, वो नेगेटिव एटीट्यूड हो जाता है लाइफ के प्रति। और ये खाली यूपीएससी में फिर लागू नहीं होता, ये थ्रू आउट द लाइफ ये होता रहेगा। जहाँ-जहाँ आपको एक सेटबैक आएगा, ऑब्स्ट्रक्शन आएगा आपकी लाइफ की जर्नी में, आप हमेशा से दूसरों के प्रति इस प्रकार की घृणा रखोगे और उससे आपके अंदर ही नकारात्मकता आ जाती है सर। और नकारात्मकता अल्टीमेटली वो आपको ही अफ़ेक्ट करेगी। आपके एक्शंस को, आपके थॉट्स को, आपके विचारों को, आपकी वाणी को, आप क्या बोल रहे हो वो भी फिर अल्टीमेटली बाहर निकल के आ जाता है और उससे आप ही सबसे ज़्यादा हर्ट होंगे। आपके आजू-बाजू वाले तो होंगे ही, बट इट विल बी प्रॉब्लमैटिक फॉर यू इन द लॉन्गर रन। यस सर। अब ये बात सही है कि इस बार का जो पेपर था उसमें ज़्यादा फैक्ट्स पूछे गए थे, ज़्यादा फैक्चुअल। सीसेट की भी डिफ़िकल्टी पिछले वर्षों के मुकाबले ज़्यादा थी। लेकिन मेरा फिर से आपको वही प्रश्न है कि भाई कोई तो पास हुआ ना, ऐसा तो है नहीं कि सीट्स खाली गई। तो कोई तो पास हो रहा है, तो हमें भी वो मेहनत करनी पड़ेगी। ये एंट और ग्रास हॉपर की कहानी वैसे सबको पता होगी, जिसको नहीं पता तो ये जो चींटियाँ हैं, सर्दियाँ आएँगी उससे पहले हम बहुत सारा खाना जुटा के रखते हैं, क्योंकि उस वक़्त हमें अपने ये जो भी घोंसला है उसमें छुपना पड़ेगा। लेकिन एक ग्रास हॉपर होता है, वो कुछ भी काम नहीं कर रहा, वो बस गिटार बजाते रहता है, वायलिन बजाते रहता है कि तुम सब ये क्या काम करते हो? फिर जब सर्दी आती है तो उसे पता चलता है कि मुझे भी पहले से सब खाना संचय करके रखना चाहिए। तो सर, ये जो सीसेट है ये आज का क्या टफ आया है? पिछले 5 साल से ऐसा ही आ रहा है। ऐसा कौन-सा टॉपर या कौन-सा कोचिंग वाला है जिसने आपको ये बोला कि नहीं पढ़ोगे तो चलेगा, स्किप करोगे तो चलेगा? हर एक आदमी पिछले 5 साल से, हर एक टॉपर, हर एक कोचिंग वाला, हर एक यूट्यूबर ये कह रहा है कि सीसेट टफ है, आपको तैयारी करनी होगी। तो आपका अगर सीसेट कमज़ोर था 3 महीने नहीं, 6 महीने पहले, 8 महीने पहले, 7 साल भर से पहले का आपको तैयारी शुरू करनी पड़े। तो अगर ये आपका एटीट्यूड रहा है कि नहीं वो तो क्या ज़रूरत है, तो फिर मुश्किल है, आपको ये कड़वी सच्चाई स्वीकारनी होगी कि सीसेट मुझे करना था।
कई सारे विद्यार्थी ऐसे होंगे कि जीएस में उनका कट ऑफ से अच्छा स्कोर होगा, लेकिन सीसेट के चलते वो बर्बाद हुए, और ये हर साल हो रहा है, तो हल्के में मत लीजिए। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं, ये सीसेट के चलते हमको अन्याय हो रहा है। ये अन्याय पर मेरी सोच ऐसी है कि सर, ये पुराने ज़माने काउंटर स्ट्राइक और ये कॉल ऑफ ड्यूटी और बहुत सारी मल्टीप्लेयर वीडियो गेम रहती है, उसमें कुछ खिलाड़ी क्या करते हैं, बनी हॉपिंग का, मतलब वो स्पेस बार दबा के जंप मारते रहेंगे। अब स्वाभाविक है, उसको आप गोली मार ही नहीं सकते, क्योंकि आपने इधर गोली मारी तब तक वो नीचे गिर गया, इधर गोली मारी तो ऊपर कूद गया, बनी हॉपिंग, और फिर वो बस मशीन गन से ऐसे ऐसे गोलियां मारता रहता, आप मर जाएंगे, वो कभी मरता है। अब ये जो बनी हॉपर्स का न्यूसेंस है, तो किसकी जिम्मेदारी है? आपके गेम डेवलपर की जिम्मेदारी है, उसने ही ये ऐसा फ्रीक्वेंटली जंप नहीं कर सके, ऐसा सेटिंग डालना चाहिए। सिमिलरली मैं ये बात मानता हूँ कि जो सीसेट इतना जटिल है या बर्बाद कर रहा है, तो यूपीएससी ने सीसेट का पेपर एक नॉर्मल पेपर बनाना चाहिए, कैट लेवल का क्यों बना रहे? लेकिन अब यही गेम है जो हमको खेलना है, हम इसमें अपना तो कस्टमाइज मॉड इंस्टॉल नहीं कर सकते, यूपीएससी ने जो बनाया वही हमें तो स्वीकार करना होगा। तो स्वीकार कीजिए कि हाँ, मुझे सी सेट करना पड़ेगा। इसमें आप हमेशा ये वो पास हो गया, वो पास हो गया, ये बिटरनेस, इट विल नॉट हेल्प यू ग्रो। तो मेरी सहानुभूति है, लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहूँगा कि पूरी कायनात की जिम्मेदारी नहीं है आपको यूपीएससी प्रीलिम पास कराना, वो आपको खुद से अपनी मेहनत से पास करनी पड़ती है। अब हार का विश्लेषण करते, हार का विश्लेषण करें, उसमें एक अपना अप्रोच रहना चाहिए कि स्वीकार करना है कि मुझसे ये गलतियां हुई थी, उसमें सुधार करना है, रेक्टिफिकेशन, बहाने नहीं बनाने कि ये नहीं हुआ था, वो नहीं हुआ था। फॉर एग्जाम्पल, हार का विश्लेषण करें तो एक बड़ा कारण मुझे ये लगता है कि जो लोग फर्स्ट अटेम्प्ट में दे रहे हैं उनको 100% अनडिवाइडेड अटेंशन सिर्फ यूपीएससी को देना चाहिए, लेकिन वो दो घोड़ों पे सवारी करने लग जाते कि मुझे साथ ही साथ पीजी एंट्रेंस भी देना है, मैं जे यूपीएससी के साथ जीपीएससी भी देना इस बार, क्योंकि यूपीएससी से पहले जीपीएससी की प्रीलिम्स थी। लेकिन आप ये गुजरात लोक सेवा आयोग का पेपर देखें, उसमें गुजरात स्पेसिफिक इतना सब जनरल नॉलेज, कला, साहित्य, संस्कृति, कवि, ये सब पूछा, वो खुद में ही एक अलग, समझो, वो रटने की चीज़ है। तो फिर दो घोड़ों पे जो सवारी कर, ना उनका वो क्लियर हुआ है, ना उनका यूपीएससी क्लियर, क्योंकि यूपीएससी में भी इस बार फैक्ट जो पूछे वो अलग से ही अपनी तैयारी मांग रहे थे। आपका दूसरा तीसरा अटेम्प्ट है, आप सब कुछ सिलेबस रिवीजन कंप्लीट करके बैठे हैं, फिर आपको ऐसी एग्जाम्स देनी है, ऑफ कोर्स यू शुड डू, पर पहले अटेम्प्ट में आप दीजिए, वरना ये होता है ना, आप जो भी कोचिंग ज्वाइन किया ना वो ढंग से यूपीएससी का करता है, ना उस दूसरी चीज़ का। सेकंड आई फील इज लैक ऑफ कंसिस्टेंस, मतलब क्लासेस ज्वाइन भी किए तो उसने कंप्लीट नहीं किया। मुझे तो हर बार ऐसे मिलते हैं, मैंने आपका पिछला बैच ज्वाइन किया था, लेकिन 3 महीने बाद मैंने वो XYZ चीज़ के चलते मैं बैच कंप्लीट नहीं कर पाया, फिर से आ, तो क्या मैं ये नंबर के लेक्चर से फिर से देखना शुरू करूँ कि नहीं? तीसरे कुछ जेन्युइन कारण होते हैं, परिवार में किसकी मृत्यु हो गई, आपको डेंगू मलेरिया या कुछ एक्सीडेंट हो गया। कुछ लोग इसलिए बर्बाद हो जाते हैं क्योंकि वो करंट अफेयर्स को, ये PT 725 और वो सब के अंदर ही लगे रहते हैं, जबकि थियरी और कंटेम्पररी इशू 2 साल और उसके पुराने वाले, उसको देख के ही और उसमें से ही आप अपना कट ऑफ निकाल सके, इस प्रकार का पेपर रहा है। करंट अफेयर से जो पूछे भी गए वो सवाल ऐसे थे कि खो खो का नेपाल के साथ मैच हुआ, उसमें महिलाओं ने किसने नंबर से हराया पुरुषों ने, और वो मिक्स मैच कर दिया। वो सब तो वैसे भी हम मेमोराइज करके जा नहीं पाते। ऑफकोर्स करने चाहिए, कुछ आसान वाले थे, पर समझो मेन आपका फोकस जहां पर होना चाहिए था नहीं था। पांचवा कारण, कुछ चिकनी चुपड़ी बातें करने वालों के चक्कर में वही सब व्लॉगर्स, गैस मास्टर, एलिमिनेशन टेक्निक, और छठा लवी डवी एंड ब्रेकअप, और उसके चलते 3 महीने वो डिप्रेशन में रहे। तो भाई अब नक्की करो, या तो तुम प्यार कर लो या तो तुम परीक्षा की तैयारी कर लो, दो काम एक साथ नहीं हो सकते। वो अगेन वो वही बात है, दो घोड़ों पे सवारी कर। तो फर्स्ट अटेम्प्ट वालों को मेरी तो सलाह, दो घोड़ों पे सवारी मत करो। आपको पीजी एंट्रेंस देना तो पीजी एंट्रेंस दो, यूपीएससी के साथ जीपीएससी, वो सब आप दूसरे तीसरे अटेम्प्ट में करो। पहले अटेम्प्ट में एक जगह से एक सब्जेक्ट आप फिनिश करो, वरना जो भी कोचिंग क्लास आप ज्वाइन करते हैं, आप कुछ भी उसमें संपूर्ण रूप से देख नहीं पाते। फिर सर ये इसका क्या इलाज? लैक ऑफ कंसिस्टेंसी, बेसिक मोटिवेशन की कमी, खुद का ही जुनून और जज्बा ना हो, और उसके ऊपर थोड़ा भी कुछ, अच्छा मेरा कॉलेज का एग्जाम आ गया, ये हो गया, वो हो गया, उसका क्या किया जाए? सर 2 चीज़ है, एक तो लोग है ना एक्सटर्नल सोर्स ऑफ मोटिवेशन ढूँढने की कोशिश करते हैं, और मुझे लगता है कि एक्सटर्नल सोर्स ऑफ मोटिवेशन आपको टेम्परेरी एक टाइम पे पुश दे देगा, फिर उसके बाद क्या होगा? तो आपको इंटरनली पहले इंट्रोस्पेक्ट खुद देखना चाहिए कि भई मैं ये क्यों कर रहा हूँ पहले, कि ये मैं किसी को दिखाने के लिए कर रहा हूँ या किसी और ने कहा इसके लिए मैं ये यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ। तो जिस दिन आपको ये क्लैरिटी ऑफ थॉट आ जाएगी, ऑटोमेटिकली सर कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी। और दूसरा, कंसिस्टेंसी में क्या होगा कि 100% तो सर देखो ह्यूमन लिमिटेशंस आ जाती है। आप ये सोचोगे कि मैं 100 दिन कंटिन्यूअसली एक ही स्पीड के ऊपर या एक ही मोमेंटम के साथ प्रिपरेशन करूँगा, हो सकता है कि उसमें एक आध दिन अप एंड डाउन आ जाए।
हो सकता है कि उस एक दिन आपकी तबीयत खराब हो जाए, एक दिन ऐसा भी आएगा आपको डाउन फील हो रहा है, दैट इज पार्ट ऑफ द ह्यूमन नेचर, बट यू हैव टू एक्सेप्ट दिस पार्ट अराउंड कि ये एक ही दिन होगा, ये आधा दिन है, मैं अभी ब्रेक ले रहा हूँ, मुझे अपनी जो प्रिपरेशन के अंदर तैयारी करनी है, क्योंकि क्या होगा, वो गुजराती में सर एक कहावत है ना कि आरंभे शुरा, कि जब आप शुरू करते हो, शुभारंभ करते हो, तो आप 25 घंटे पढ़ दोगे, मतलब 24+1 डे लाइट से सेविंग का भी 1 घंटा ऐड कर दोगे कहीं और से ज्योग्राफी समझ के, एंड देन सडनली आप 4-5 दिन तक करोगे, छठे दिन आप ड्रेन आउट हो जाओगे। तो ये चीज़ आपकी कंसिस्टेंसी, तो आपको है ना स्केड्यूलिंग अच्छी तरह से करना पड़ेगा। आपको पता है कि आपकी कैपेसिटी कितनी है, रिटेनिंग की, ग्रास्पिंग की, पढ़ने की, रीडिंग की भी, क्योंकि दिन के अगर आपको 100 पेज एवरेज पढ़ने हैं, 100-150 पेज, कभी-कभी उतनी भी स्पीड आपकी बढ़ेगी जैसे-जैसे आप रिवीजन में जाओगे। तो उसमें कंसिस्टेंसी सबसे ज़्यादा मेन करती है, मैटर भी करती है। तो वही है कि आप इनर मोटिवेशन पहले ढूँढिए कि आप अंदरू की स्रोत देखिए, और फिर उसके बाद एक रियलिस्टिक टारगेट सेट कर दीजिए। अनरियलिस्टिक रहोगे तो सर कंसिस्टेंसी आपकी कभी मेंटेन नहीं हो पाएगी। आप ये कभी ये सोच रहे हैं, और ये चीज़ को तो मुझे लग रहा है कि अगर फैमिली में कुछ इश्यू आ गए, मेडिकल इश्यूज़ आ गए, दिस आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ। ये हमारी प्रोफेशनल लाइफ में भी हमको फेस ऑफ करने पड़ते हैं। कुछ दिन ऐसे आएँगे जहाँ आपको लगेगा कि आज नहीं हो पाया है। तो ठीक है, यू एक्सेप्ट दिस पार्ट अराउंड कि ये 2-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन ऐसे भी निकल के आएँगे। दिस इज़ हाउ यू ग्रो अप इन लाइफ। ये जीवन के पड़कार है, ये जीवन का ही भाग है, एक तरह से आप देखेंगे। आप भी बीमार हो सकते हो, घर में भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी, तो देन यू हैव टू अल्टर योर प्रिपरेशन। आपको वैसा नहीं है कि जड़ बन जाना है, रिजिड बन जाना है, क्यों नहीं हुआ अब मैं नहीं पढ़ूँगा, नहीं भाई, ऐसा नहीं होता। ये चीज़ है, ये कुछ घटना बनी हुई है, ये कोई चैलेंज आई हुई है, उसमें से सॉल्यूशन सेंट्रिक आपको हमेशा चलना पड़ेगा, और यही सर सिविल सर्वेंट बनने के बाद भी यही करना है आगे जाके, क्योंकि जब आप कोई डिसीजन लोगे, कोई चीज़ें इम्प्लीमेंट करवा रहे होंगे, तो ऐसी चैलेंजेस आएगी सर। बिल्कुल सर। फिर सर एक और भी चीज़ है कि आप किसी भी दवाखाने में जाएँ, जब तक डॉक्टर में आपको श्रद्धा नहीं है, तो दवाई का असर नहीं। तो ये जो रोज़ उठ के इसके उसके यूट्यूब चैनल देख लिया, उस हिसाब से हमने स्ट्रैटेजी बदल ली, आज टेलीग्राम में नया मटीरियल मिल गया, ये देख लेते हैं। और फिर उसी के ये डेली करंट अफेयर्स और ये सब पूरे दिन पीटी से 125 और सब चोंचलेबाजी चल, चिकनी चुपड़ी बातें करने वाले लोग आजकल अच्छे लगते हैं, गैस मास्टरगिरी के चक्कर में फंसे हैं। तो आपको हार की विश्लेषण में ये भी देखना है कि मैंने जिस डॉक्टर से दवाई ले रहा था उस पर मुझे श्रद्धा या यकीन था कि नहीं था। ये जितने भी लोग, मैं आपको कहना चाहूँगा विद्यार्थियों को, जो भी आपको शॉर्टकट्स दे रहे थे, जिन्होंने आपको टॉप 100 टॉपिक प्रिडिक्ट करके दिए थे, गैस मास्टरगिरी एलिमिनेशन ट्रिक सिखाई थी, उसमें से कितना आपको काम में आया, वो आप पहले खुद को पूछिए, पेपर को फिर से देखिए, क्योंकि ये लोग तो बरसाती में अटके अभी अंडरग्राउंड हो जाएंगे, फिर कुछ दिन बाद वापस वो रिवाइव कर लेंगे। अब जैसे सर एनसीईआरटी क्लास 11 की जो फिजिकल ज्योग्राफी की किताब है, आप ये आखिरी वाला स्टेटमेंट पढ़ें। घाना के अंदर जो गोल्ड डिपॉजिट्स हैं, दे आर डिराइव्ड फ्रॉम द ब्राजील प्लेटू व्हेन द टू कॉन्टिनेंट्स ले साइड बाय साइड। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट या ऐसी थियरी का वर्ड बाय वर्ड है। अब सर आप देखिए यहाँ पर जो ये गोल्ड डिपॉजिट्स ऑफ घाना आर डिराइव्ड फ्रॉम द ब्राजील प्लेटू, वर्ड बाय वर्ड, मतलब कॉन्टिनेंट्स ले साइड बाय साइड, उतना भी उसने सेंटेंस कॉपी करके उतना भी नहीं बदला। तो शब्दशः ये पूरा पूछा गया है, और ये तो एक सवाल हुआ, ऐसे कई सवाल शब्दशः एनसीईआरटी और बाकी किताबों से उन्होंने उठाए। तो आपने बस देखा था, ऊपर ऊपर से देखा था। अगर आपका ये सवाल सॉल्व नहीं हुआ, विच इज़ गिवन वर्बेटिम इन एनसीईआरटी, और फिर आप कह रहे हैं कि यूपीएससी ने मुझे पास नहीं किया और ये इंग्लिश मीडियम वाले या XYZ लोग मेरी नौकरी छीन रहे हैं, तो आप स्वीकार नहीं कर रहे हैं कि आपको ज़्यादा तैयारी करनी थी। तो समझिए ऊपर ऊपर से देख लिया, ये नहीं चलेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, वो हकीकत है, उसका कोई विकल्प नहीं है। अब मैंने सर एक्सेल शीट बना के मैं खुद से एनालिसिस करता हूँ, करीब 20 से 25 सवाल ऐसे हैं कि सीधे ही रूटीन बुक से पूछे गए, एनसीईआरटी, लक्ष्मीकांत, स्पेक्ट्रम और आगे पीछे जो किताब ऐसी कि जो कश्मीर से लेके कन्याकुमारी सबको पता है, सबके पास अवेलेबल है। तो 20 सवाल हैं और हर एक के 2 मार्क, मतलब 40 हुए, और 25 सवाल खींचो तो 50 मार्क। तो जनरल कैटेगरी में मतलब 40-50 मार्क का तो ऐसा था कि इट इज़ एक्सपेक्टेड कि आपको वो टिक करना था, उतना तो आपका स्कोर बनना चाहिए। अगर आप उतना भी नहीं कर पा रहे तो इसमें गलती किसकी है, आपकी है या किसी और की है, पूरी कायनात की गलती है? किसने आपको रोका था ये सब रटने से, पढ़ने से? ये कड़वी बातें पण स्वीकार करो। फिर सर एक और भी इस बार बर्बादी का कारण ये मुझे दिखता है, कुछ लोग की मुझे हिस्ट्री पढ़नी नहीं है। इसी स्टूडियो में कई बार मैंने, प्रतीक सर ने वीडियो बनाया और मैंने हर बार ये कहा है, पिछले सालों में तो हालांकि टफ हिस्ट्री आती थी, लेकिन फिर भी जो टॉपर्स हैं, नहीं तो
15 में से 5-7 सवाल तो कर लेते थे जो एनसीईआरटी में से पूछे जाते थे, कुछ एलिमिनेट वो आगे पीछे क्रोनोलॉजी से करते थे। लेकिन कुछ लोगों ने मन बनाया हमको हिस्ट्री पढ़नी नहीं है, जबकि इस बार एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें पूछी गई थी, सीधा ही उठा उठा के पूछा था। सर जैसे ये जो था डांसिंग गर्ल वाला था, मोहनजोदड़ो कौन से मटेरियल से बना, सीधा एनसीईआरटी में दिया, लगभग हर एक टीचर ने तो किसी भी इंस्टीट्यूट से आपने पढ़ा है, तो अगर आपका ये जवाब गलत गया है तो बाकी तो सब पढ़ाकू बच्चों ने तो इसे करेक्ट किया है। और ये आप देख सकते हैं सीधा इसमें वर्ड बाय वर्ड दिया है। एनसीईआरटी के अंदर ही दिया हुआ है। जी सर, इनफैक्ट मैंने तुक्का मारा, क्योंकि मैं ये विषय काफ़ी समय से मैंने पढ़ा नहीं है, मैंने तुक्का मारा कि हड़प्पा मतलब सब मिट्टी का होगा तो क्ले से होना चाहिए, तो मेरा जवाब गलत हो गया, ब्रॉन्ज का है ये। उसी प्रकार ये फाहिन कब आया, किसके राजा के समय काल में आया था, राइट। मतलब इसका तो ये जिसने गलत किया तो आप कट ऑफ की रेस में दूसरों से आगे कैसे निकल। फिर ये भी जो था राजेंद्र चोला वाला कि भाई सैन्य तो उसका ही नेवी पावर था, सीधी सी बात है, ये तो एक्सपेक्टेड है। और आधे से ज़्यादा लोग को सर यही नहीं पता कि श्रीविजय किंगडम आया कहाँ पे, प्रॉब्लम वहाँ पे हो जाता है कि भाई कौन से राजा ने श्रीविजय किंगडम के ऊपर अपना कैंपेन किया था, मैरीटाइम स्टेट मतलब वो नेवल पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वो स्कूल ऑफ थॉट नहीं लेके आ पा रहे, यही प्रॉब्लम है सर। अब ये गांधी जी ने हरिजन उत्थान के लिए काम किया, भाई रात को 2 बजे भी आपको पता है पूना पैक्ट है। मैं तो हिस्ट्री, हमारे समय में तो टीचर सब बेकार थे, मुझे हिस्ट्री इतनी पसंद नहीं, प्रतीक सर जैसे अच्छे टीचर थे ही नहीं उस ज़माने में, लेकिन फिर भी सोचो कि मुझे इतने साल के बाद भी ये याद है, क्योंकि मैंने पढ़ना काफ़ी समय से हिस्ट्री छोड़ दिया है। तो बाकी जो असल में तैयारी कर रहे हैं, जो ऐसे टॉपर जो अपना रैंक इंप्रूव करने के लिए फिर से परीक्षा दे रहे हैं, मेंस में जो लोग फेल हुए फिर से दे रहे हैं, तो देन इट इज़ अ हार्ड कॉम्पिटिशन, ये सब नहीं जाना चाहिए। उसी प्रकार गांधी जी और ये सब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के आसपास सर कितने 5-6 सवाल आ गए थे सीधे। हाँ जी सर, बहुत स्ट्रेट फॉर नॉन कॉपरेशन मूवमेंट से ही 4 सवाल है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली लिंकअप करके। तो ये है। अब खैर आगे क्या करें, वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड में देखिए मित्रों, यूपीएससी में आए तो 3 साल का तो कमिटमेंट लेके आना चाहिए कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नहीं हुआ, अभी 2 अटेम्प्ट वो अलग सकता हो सकता है, दूसरी बार आपका प्रीलिम क्लियर हो, मेंस में गाड़ी अटक हो जाए, तीसरे साल आपका सब कुछ ऐसे होते हैं उसके भी आगे चलते हैं। तो मतलब मायूस नहीं होना है, पहली बात है। लेकिन अब आज से लेके बाकी दिनों में हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए, तो मेरी सलाह ये है कि ये मान के चलो कि क्योंकि अगर 3 साल का कमिटमेंट है तो इस बार में प्रीलिम पास हुआ या फेल, मुझे मान के ही चलना है कि मुझे आगे के स्टेज की भी तो तैयारी करनी है। तो दैट मीन्स दिसंबर तक मैं ये मेंस ऑप्शनल निपटाता रहूं, और साथ ही साथ हो सके उतना जल्दी मैं सीसेट भी निपटा दूं। आपके सीसेट अब अगले साल देखना है, अभी तुम क्यों बोल रहे हो? इसका कारण ये कि अगस्त से लेके दिसंबर तक का जो फेज आता है उसके अंदर अलग अलग जितनी परीक्षाएं, चाहे रीजनल रूरल बैंक, बैंकिंग एग्जाम्स, उसमें कुछ आपको देना है, तो हमेशा ये आपको परेशान, तो सीसेट जल्दी निपटाया जाए वो ठीक रहेगा। अब ऐसे विद्यार्थी जिनका मान लो कि 40 या 50 मार्क जितना भी वो स्कोर नहीं बना पा रहे, मार्कशीट तो अभी नहीं आएगी, लेकिन आपने खुद से अलग अलग कोचिंग इंस्टीट्यूट से जो कंपेयर करेंगे यार, 20 सवाल सीधे किताबों से तो इतना तो 40 तो स्कोर बनना चाहिए। और उतना भी नहीं हो रहा है तो विनम्रता से आप कबूल करो कि हाँ मेरी तैयारी एकदम कम थी, और आपको शुरू से ही शुरू करना चाहिए। अज्यूम कि कुछ भी नहीं मैंने, और मैं शुरू से एनसीईआरटी से लेके सब कुछ पढ़ना शुरू करूँ। अब सर कुछ लोग सोचेंगे मैं तुरंत प्लान भी एग्जीक्यूट करता हूँ, उसमें दिक्कत देखिए, अगस्त में सीएपीएफ एग्जाम है, मतलब बीएसएफ सीआरपीएफ वगैरह के जो असिस्टेंट कमांडर उसकी भर्ती के लिए, और उसमें आपने ये आईएएस की तैयारी की तो बहुत सारा ओवरलैप होता है, काम बन जाता है। लेकिन तकलीफ सर ये है कि मार्च में इसका फॉर्म भर देना था, तो ये तो अब आप टाइम मशीन में आप वापस डॉक्टर स्ट्रेंज वाला अंगूठी लेके आओ तो काम हो सकता है, वरना परीक्षा तो है आप दे नहीं सकते। उसी तरह जो सेकंड सीडीएस है उसकी आखिरी तारीख है 17 जून, तब तक में फॉर्म भर देना अगर आपको देना है। एग्जाम होगी सितंबर वीक 2 में। हालांकि सीडीएस की अपनी अलग पैटर्न चलती है, उसमें हिस्ट्री ज्योग्राफी ज़्यादा जटिल पूछा जाता है, तो जैसा देश वैसा बेस। फिर ऐसा घमंड नहीं रखना है कि नहीं वहाँ पर मैं तो आईएएस हूँ तो मेरा सीधा सिलेक्ट हो जाना चाहिए। अब जो हम बात करें, ज़्यादातर लोग जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो कैसे होते हैं, मिडिल क्लास फैमिली, लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, मतलब 1-2 साल का सपोर्ट रहता है, फिर घर से भी प्रेशर शुरू हो जाता है। तो डिपेंड करता है आपके अटेम्प्ट्स कितने हैं, मतलब आपका अगर ये पहला या दूसरा अटेम्प्ट था तो अभी भी आपका परिवार का सपोर्ट आपके साथ हो। तब मेंस की तैयारी शुरू रखें, कंप्लीट करें उसे, ऑप्शनल नोट्स मेकिंग ये सब दिसंबर तक करते हैं। मान लीजिए ये आपका तीसरा, चौथा, पांचवा अटेम्प्ट, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि लक्ष्मीकांत स्पेक्ट्रम से लेके बहुत सारी चीज़ आप ऑलरेडी रट के बैठे, तो फिर आपको अभी से लेके अगले 300 दिन तक फिर से तो वो तुरंत रोज तो नहीं देखना है।
तो बाकी जो भी एग्जाम, पोस्ट ग्रेजुएशन, जॉब के लिए आप परस्यू कर रहे हैं, वो सब कुछ में आप सोचना शुरू करिए, तीसरा, चौथा, पांचवा अगर आपका अटेम्प्ट। छठा, सातवां, आठवां अटेम्प्ट तक जो हैं, तो उन्हें तो अब ऐसे प्लान भी ढूंढने चाहिए कि जो एक दो मतलब वो निपट जाए। ऐसा नहीं कि अब मैं वेट करूंगा अगला जीपीएससी आएगा, भाई जीपीएससी कब आएगा, उसका फाइनल रिजल्ट, वो तो 2 साल तक की प्रक्रिया हो सकती है, तो ये प्लान भी नहीं हो सकता आपके। तो दिल जले आशिक की तरह या फिर हारे हुए जुआरी की तरह पकड़ के मत बैठो। अब यहां पर सर ये हुआ, देखो वो टॉपर ने तो छठे अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो गए, वो तो 8वें अटेम्प्ट में सिलेक्ट हो गए। ऐसे एक व्यक्ति को मैं स्वयं जानता हूं, आशीष कुमार साहब, 2017 के टॉपर, 9वां और आखिरी अटेम्प्ट, और वो भी हिंदी साहित्य के साथ वो सिलेक्ट हुए। आपका यस यस यस, अब तो हम तो आखिर तक लड़ेंगे, पर आप समझो वो ऑलरेडी उन्होंने एसएससी सीजीएल क्लियर किया था, अहमदाबाद में इनकम टैक्स इंस्पेक्टर के रूप में वो कई वर्षों से नौकरी कर रहे, तो उन्होंने करियर स्टेबिलिटी हासिल कर ली थी। ऐसा नहीं कि 9वें अटेम्प्ट तक भी मैं घर पे बैठा रहूं और बस मैं वही करता रहूं यूपीएससी। तो आप समझिए कि जो ये अटेम्प्ट वो पूरी कहानी समझो कि वो लोग क्या करके बैठे। ये ऐसी बात है कि बिजली एक आदमी पे गिरे तो सब पे नहीं गिर सकती, एक का अगर नंबर है सबका नहीं लग सकता। मैं भी ऐसा सोच के कि चलो कि अच्छा, मैं जिस जिले से आता हूं उसमें से ये एक आदमी सिलेक्ट हुआ तो मेरा भी सिलेक्शन होना चाहिए, नहीं हो रहा है। अब कुछ और चीजें जो जीवन में मैंने गलतियां करी और आप उनसे बचें। श्याम रंगीला मत बनो। श्याम रंगीले का सर आप जानते हैं, वाराणसी से मैं चुनाव लड़ूंगा मोदी जी के खिलाफ, और आपको पता है उसका वो एप्लीकेशन फॉर्म ही रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उसको जो भी शपथ पत्र के साथ कुछ एक दो फॉर्म और भरने थे, नहीं भरा उसने। और वो कहते हैं मुझे पता ही नहीं था कि ऐसा भी फॉर्म भरना होता है, वरना मैं भरता। तो समझिए जो बड़े राजनेता हैं उनके पास वकीलों की फौज होती है, तो उनको सब बताते हैं ये भरना है, ये इधर ऐसे कॉलम में लिखना है। जब मेरे यूपीएससी के अंदर फाइनल सिलेक्शन नहीं आ रहा था, मैंने सोचा कुछ और करते हैं, तो मैंने कैट एग्जाम दिया 2011 में, 96 परसेंटाइल आए। आईएम रांची से इंटरव्यू भी आया, वो भी इंटरव्यू भी अच्छा गया, फिर भी अपना एडमिशन नहीं हुआ। क्यों? ये सब आईएम के अंदर एक अपनी अलग सिस्टम चलती है कि वो आपका प्रोफाइल स्कोर भी देखते हैं कि आपका वर्क एक्सपीरियंस कितना है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया कि नहीं, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी एनसीसी वगैरह है कि नहीं, वो सबके मार्क्स भी काउंट होते हैं। केवल और केवल आप ये सोचते हैं कि इस स्कोर से, वो शायद आईएम कलकत्ता या ऐसी एक दो जगह पर ही है, बाकी सब जगह ये सारी और चीज़ें लगती। तो जब मुझे पता ही नहीं, क्योंकि मेरे परिवार में, मेरी पूरी बिरादरी में कोई कभी आईएम में गया नहीं, तो मुझे कौन बताए। अब खैर तो वो हुआ नहीं, तो अब मैंने तो अपने भाई को बताया नहीं, एनसीसी तो तुमको ज्वाइन करना ही है, पसंद हो कि नहीं हो, एनसीसी करना पड़ेगा। तो आपके अगर, इसको कहते हैं सोशल कैपिटल, आपके पेरेंट्स या आपके बड़े भाई बहन उनको कुछ पता है, तो आपका ज़्यादातर लोग जो ये फर्स्ट जनरेशन वाले हैं वो एक तो ये सब कारणों से बर्बाद है। हम सब भी श्याम रंगीले की स्थिति में रहते हैं। तो जो भी आपने प्लान भी सोचा है उसके बारे में ज़्यादा रिसर्च करें कि उसमें और क्या क्या चीज़ें लगती है मुझे। दूसरा, उस ज़माने में मैं जो तैयारी का, इंटरनेट के पहले के ज़माने की बात है, तो मेरे खुद में भी एक अहंकार रहता था कि मैं तो यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ ना, तो बाकी सारी एग्जाम मेरी ऐसे ही क्लियर हो जानी चाहिए। मैंने बहुत सारी परीक्षा दी, ड्रग इंस्पेक्टर एग्जाम, एलआईसी के अंदर ये असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, डेवलपमेंट ऑफिसर, ये परीक्षा है, एसबीआई की एग्जाम वगैरह, या एक या दो स्टेज के अंदर मेरा वहां से पत्ता कट जाता। इसका कारण क्या? ये सबका सिलेबस अलग रहता है, उसमें अलग जात के सवाल आते हैं, उनके अपने सीनियर प्लेयर रहते हैं, और उस जमाने में तकलीफ ये थी कि ये सबके पीवाईक्यू भी आपको आसानी से मिलते नहीं, इंटरनेट इतना डेवलप नहीं हुआ था। आज की तारीख में ये सब कुछ आपके पास, तो आप समझिए कोई भी हल्के में मत लीजिए, वरना ऐसी 5 एग्जाम आप दोगे साल में, एक में भी आपका नंबर नहीं लगेगा। मैं खुद की ये सब हकीकत इसलिए स्वीकार कर रहा हूँ क्योंकि आजकल इंडस्ट्री में कुछ टीचर्स हैं, उनको टीचर नहीं रहे, उनको मसीहा बन जाना है। मसीहा बनना है तो फिर वो अपनी गलतियां कभी बताएंगे नहीं, और इस कारण से उनके जो बच्चे हैं वो भी आदर्शवाद में और ओवर एम्बिशियस और जो अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन हो जाते हैं इंस्टाग्राम में खूबसूरत मॉडलों को देख के कि हमारा भी स्किन टोन ऐसा ही होना चाहिए, वो संभव नहीं है। तो गलतियों से बचे। बाकी जो भी आपको एग्जाम देनी आप दे सकते हैं, लेकिन उसका कब फॉर्म निकलता है, क्या शर्तें होती है, क्या पेपर पूछा जाता है, यू हैव टू पुट टाइम एंड रिसोर्सेज इन दैट। आजकल सर एआई और चैट जीपीटी और ग्रॉक के ज़माने में और सुविधा क्या है? मैंने यहाँ आने से पहले उसे प्रश्न पूछा कि मुझे अलग अलग एग्जाम की, मतलब नौकरी की जो भर्ती होती है तो कौन से महीनों में यूजुअली परीक्षा होती है बताओ। तो उसने सब डेटा एनालिसिस से, अच्छा आरआरबी की जो परीक्षा होती है अगस्त सितंबर में होती है, आईबीपीएस की अक्टूबर नवंबर में कुछ चलता है, कैट की नवंबर में चलती है, वगैरह वगैरह। तो
आप इन AI टूल्स का भी फ़ायदा उठा के पता कर सकते हैं कि मुझे जो जो चीज़ें प्लान बी के रूप में एग्जीक्यूट करनी है उसके फॉर्म कब निकलते हैं, एग्ज़ाम कब होता है, क्योंकि एग्ज़ाम जिस तारीख से है उससे भी पहले 6 महीने पहले से पढ़ाई वगैरह शुरू करनी पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ों को आप एक्सप्लोर करें और उसका मैक्सिमम फ़ायदा उठाएं। घर पे आप बैठेंगे तो वो जो लायन है उसको भी शिकार करना पड़ता है, ऐसा नहीं कि शिकार खुद से उसके मुंह में आ जाएगा खा कि ये ले मुझे खा ले। बहुत सारे एग्जाम्स आप दे सकते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट में यूपीएससी है, उसके अलावा ये एसएससी वगैरह से आप जी ग्रुप बी ग्रुप सी के जॉब्स में ज्वाइन कर सकते हैं। आपके पास टेक्निकल डिग्री है तो फॉरेस्ट सर्विस, इंजीनियरिंग सर्विस, स्टैटिस्टिकल, इकोनॉमिक सर्विसेज वगैरह की, लेकिन उसका स्पेसिफिक आपको ग्रेजुएशन या पीजी करना पड़ता है। डिफेंस या यूनिफॉर्म की आपकी इच्छा है, सीएपीएफ है, सीडीएस जो साल में 2 बार होती है, कोस्ट गार्ड के अधिकारियों की अलग भर्ती, फिर ये सीएपीएफ मतलब बीएसएफ वगैरह में सब इंस्पेक्टर की अलग से भर्ती एसएससी करता है। आईबी के अंदर असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर, हालांकि ये हर साल नहीं होती है और उसमें आप जुड़े तो कुछ 2 साल का बॉन्ड और ऐसी सिस्टम भी होती है, तो पहले वो सब जान लेना। एक बार ऐसा हुआ, इधर से निर्मा यूनिवर्सिटी से कुछ विद्यार्थी गए, उनको लगा उधर सब एकता टाइगर जेम्स बॉन्ड टाइप का मिलेगा, वो तो ऐसी ऐसी जगह पोस्टिंग आए तो उनको आटे दाल का भाव पता चल गया कि वी आर नॉट कट आउट फॉर दिस। फिर छोड़ के आए तो सर बॉन्ड का पैसा जब्त हो गया और जवानी के साल बर्बाद हुए वो अलग। तो ये जो मैंने आपको बताया, श्याम रंगीला नहीं बनना है, पहले समझ के जाना है कि मेरे लिए है कि नहीं। इसके अलावा मित्रों, एसबीआई, आईबीपीएस, आरबीआई, नाबार्ड, सिडबी, कैबी, ये सब की भी अलग अलग भर्ती परीक्षा होती है, लेकिन आप हल्की में ना लीजिए। इसमें यूजुअली ये होता है कि जिन लोगों ने कैट दिया और वहाँ पर उनका सिलेक्शन या मार्क्स कम पड़ रहे हैं, वो लोग फिर इधर आते हैं। तो यहाँ पर ये मैथ्स, डेटा इंटरप्रिटेशन वगैरह के जो सेक्शनल कट ऑफ होते हैं वो भी आपको, मतलब ऐसा नहीं पूरा तो कट ऑफ हटा निकालना ही है, सेक्शनल कट ऑफ भी निकालने होते हैं। तो वो अलग लेवल की परीक्षा है, अलग तपस्या मांगती है। उसके अलावा कि कमर्शियल अंडरटेकिंग जैसे रेलवे, एलआईसी, पीएफओ, ईएसआईसी, एफसीआई, बीएसएनएल, हालांकि बीएसएनएल में तो आजकल भर्तियां काफ़ी कम हो गई हैं, उल्टा स्टाफ और मैन पावर कटिंग हो रहा है। फिर आपके इंजीनियर है तो गेट के स्कोर पे ओएनजीसी, सेल, कोल इंडिया वगैरह के अंदर भी भर्तियां होती है। इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस एग्जाम है, ये सब कुछ होता है। इसमें कुछ परीक्षाएं ऐसी होती हैं वो ये कहेंगे कि आपके कॉलेज में 50 to 60% होना चाहिए, जैसे कि आरबीआई ऑफिसर की एग्जाम, तो वो सबका भी ध्यान रखना है। कुछ लोग सोचेंगे मुझे प्राइवेट सेक्टर में चला जाना है तो कैट है, जेड, जीमेट वगैरह दे सकते हैं। कुछ सोचे मुझे एकेडमिक्स में जाना है, पीएचडी वगैरह करना है, यूजीसी नेट वगैरह, लेकिन उसका अपना अलग हिसाब चलता है, सब डबल डोर की टाइप का है। कभी यूजीसी बोलती है कि ये नेट कंपलसरी है, कभी बोलते हैं नहीं कंपलसरी। उसमें भी समझो ये ज़रूरी नहीं कि आपको सपना आ गया मुझे प्रोफेसर बनना है तो आप प्रोफेसर बन सकते हैं। मैंने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ पोस्ट ग्रेजुएशन किया, नेट एग्ज़ाम दिया, वो पास किया, पीएचडी भी किया, लेकिन गुजरात में इतने पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के कॉलेज ही नहीं कि उधर प्रोफेसर की मुझे नौकरी मिले। तो ये सब चीज़ें भी हैं, आपको समझनी पड़ेगी। उसके अलावा सोल्जर, नाविक, खलासी लेके और स्टेट सर्विसेज में भी राज्य सेवा उसकी क्लास 1-2, उसके अलावा सबॉर्डिनेट सर्विस उसकी ग्रुप सी, ग्रुप डी, बहुत सारी जॉब्स होती। तो अगर आप सोचें और अपने पे यकीन रखें और डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी के साथ काम करें तो कुछ तो अपने हाथ में आ सकता है। और कुछ भी नहीं याद आए, मतलब कुछ भी हाथ में नहीं आए तो एवरग्रीन धंधा कोचिंग का तो है ही, लेकिन वो भी अपने आप में समझो 10-1 साल तो मांगता है तब। तो आप समझिए आप रणजी ट्रॉफी के लेवल पे अभी T20, वनडे, आईसीसी टेस्ट मैच बहुत कुछ खेलना है, उसमें से निकल के सचिन की तरह भारत रत्न भी निकाल सकते हैं, कीर्ति आज़ाद की तरह आप पॉलिटिक्स में जा सकते हैं, द्रविड़ की तरह कोच बन सकते हैं, या गांगुली की तरह ये बीसीसीआई, आईसीसी के कुछ चीफ बनने का सोच सकते हैं, या वो अजय जाडेजा की तरह फिल्मों में या बिग बॉस में जा सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं। यूपीएससी की तैयारी की तो जो आपके पास ज्ञान आया वो आपसे कोई छीन नहीं सकता, उसकी मदद से आप आगे तो बढ़ सकते हैं, कुछ तो हासिल कर ही लेंगे। तो डू योर बेस्ट। प्रतीक सर, कंक्लूजन में आप कुछ बताना। सर 2 ही चीज़ है 1893 में जब स्वामी विवेकानंद गए थे शिकागो के अंदर, तब वहाँ पे एक डिबेट हुई थी कि नास्तिक कौन है? मतलब हू इज़ एन एथिस्ट? तो अलग-अलग रिलीजियन कॉन्फ्रेंसेस के हिसाब से सबकी अपनी-अपनी इंटरप्रिटेशन थी। तो स्वामी विवेकानंद ने अहम ब्रह्मास्मि, वेदांत का सिद्धांत है कि अहम ब्रह्म, मतलब मैं ही ब्रह्म हूँ, आई एम द वन। इनडायरेक्टली उन्होंने कहा था कि नास्तिक वो है जो खुद में बिलीव नहीं। तो जैसा कि आपने कहा कि जो कैंडिडेट्स है, अगर वो खुद के अंदर इंस्टिंक्ट में अपने खुद के अंदर बिलीफ नहीं रखेंगे, तो फिर वो कोई भी आउटपुट नहीं दे पाएँगे। और अगर आपको अपना खुद के अंदर बिलीफ है कि हम कुछ यहाँ पे कर पाएँगे, तो डेफ़िनेटली देयर इज़ अ वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। तो आप फ्लाइंग कलर्स से आगे निकलेंगे और इसी परीक्षा के माध्यम से ही आपको आगे सक्सेस भी मिलेगी। तो डू योर बेस्ट, ऑल द बेस्ट, लेट्स क्रैक इट।
An academy. Let's crack it.